दिल्ली एपीपी में जैसे कि आप सबको पता है कंडक्टिंग अथॉरिटी यूपीएससी है, राइट। एंड यूपीएससी का एक फॉर्मेट रहा है कि जब भी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी नोटिस इशू होता है तो विद इन 2 to 3 मंथ्स यानी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, राइट। तो अभी सिलेबस कोई अपडेट नहीं हुआ है, यानी यूपीएससी ने सिलेबस के रिगार्डिंग में कोई भी नोटिस जारी नहीं किया। इवन यूपीएससी ने अभी इस नोटिफिकेशन इस एग्जाम पे होल्ड लगा दिया है, राइट। आपको पता होगा कि काफी पेटिशंस दायर की गई थी, उस चक्कर में अभी इस वैकेंसी पे क्या है, अभी होल्ड लगा दिया गया है, ठीक। तो हमारे पास अगर हम सोचें 5 से 6 महीने अभी हमारे पास हैं, इस 5 से 6 महीने के अंदर अंदर हमें अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी है, राइट। क्लियर हो रहा सबको कि हमारे पास अभी मिनिमम 5 मंथ्स हैं और मैक्स टू मैक्स 6 या 7 महीने हमारे पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आज की क्लास में जो हम सब्जेक्ट करेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है। हमें यह कानून आज अपनी क्लास में करना है, शुरू करना है और खत्म भी आज ही कर देना है, क्योंकि छोटा सा हमारा ये कानून है, ठीक है। ये लॉ हमारा बहुत छोटा सा है और इंटरेस्टिंग है, इजी है, तो ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे। प्लस इसके अलावा जो भी मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, जो भी आपके मिसलेनियस प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इस एक्ट से रिलेटेड, वो भी हम सारी चीजें यहां पर देख लेंगे। यहां तक सबको क्लियर हुआ? बताइए, यहां तक सबको क्लियर हुआ सब कुछ कि आज की क्लास में हम कौन सा कानून पढ़ने वाले हैं और मिसलेनियस और अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी हम इस लॉ से रिलेटेड देखेंगे। बताएं स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से, वैसे तो यूपीएससी जो हमारा दिल्ली एपीपी का पेपर होगा उसमें 3 साल का प्रैक्टिस मांगी गई है ना। 3 इयर्स एडवोकेसी का आपके पास प्रैक्टिस यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो इट मींस कहीं ना कहीं मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने लॉ यानी कि कानून को अच्छे से पढ़ रखा है। अच्छे से पढ़ने का मेरा मतलब है एलएलबी से नहीं, मेरा मतलब है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार पढ़ रहा है, जो पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है? एनीवन? कोई है ऐसा? या सब लोग तैयारी करके बैठे हैं, जस्ट इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं टू नरिश देयर प्रिपरेशन? दिव्या, मिनी, मीमांशा, आप लोगों ने कंपटीशन की तैयारी पहले से कर रखी है या फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो? बिकॉज मैं ये प्रिज्यूम करके चलूंगा कि आप लोग पहले से करके बैठे हुए तैयारी, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस लिया गया है और 3 साल के एक्सपीरियंस में स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, मिनी ने बोला है कि एक बार उत्तराखंड का एग्जाम दिया था जुडिशरी। ओके, दिव्या ने बोला कि सर तैयारी करके हम बैठे हुए हैं। चलिए, सो इट मींस 99.9% जितने भी स्टूडेंट्स इस बैच में सबने अपनी तैयारी कर रखी है, राइट? चलिए, तो आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, सब्जेक्ट का नाम है द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, राइट? टोटल सेक्शंस इसमें 7 है, ठीक है, और लास्ट जो सेक्शन है वो रिपील्ड है, ठीक है। तो देखा जाए तो टोटल सेक्शन हमारे 6A। अब देखिए, थोड़ा सा होमवर्क मैंने आपके लिए खुद ही कर दिया है, मतलब आपकी थोड़ी जो होमवर्क है, आपका जो थोड़ा हार्डवर्क है वो मैंने कम किया है, आई होप। कैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर दी गई हैं, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकता है, पहला, एक्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो एक्ट नंबर 25 ऑफ 1946, सिंपल सी बात है, एक्ट नंबर हमें याद करना है कौन सा है, एक्ट नंबर 25 ऑफ 1946, ठीक है। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन हमारा यहां हो गया। अब इसकी एसेंट डेट क्या है, इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, अभी नहीं पढ़ते,
हम क्लास के एंड में अच्छे से कवर कर लेंगे। यहां पर ये जो चीज होती है ना, वैसे तो आप सबको पता होगा, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टाइटल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टाइटल। यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इस कानून को लाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था, एम क्या था, वो हमें यहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या देखना है? जो एम था वो था टू कॉन्स्टिट्यूट ए स्पेशल पुलिस फोर्स इन दिल्ली फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस इन द यूनियन टेरिटरीज। अब देखो हुआ क्या था, ये जो कानून है ना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, होता क्या था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, जब भी कोई ऑफेंस होता था तो एक पुलिस विभाग अलग था, एक पुलिस डिपार्टमेंट आपका अलग था। बट ब्रिटिशर्स ने यह सोचा कि कुछ स्पेशल टाइप के अपराध यानी ऑफेंस इंडिया में करे जा रहे हैं, तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनना चाहिए। यानी कि वो लोग जो इस पे काफी स्पेशलाइज्ड है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, उनको एक अलग तरीके के हम डिपार्टमेंट में रखेंगे। और उस डिपार्टमेंट का नाम जैसा आपको पता है सीबीआई। ठीक है, सीबीआई में जो भी ऑफिसर्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, इनका एक स्पेशल डिपार्टमेंट है। अब ये जो सीबीआई है ना, ये सीबीआई आपके इस कानून से गवर्न होता है। जो आपका ये लॉ है, सीबीआई इसी लॉ से गवर्न होता है। सीबीआई किसी प्रकार से, किसी भी तरीके से कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी किसी कानून के अंतर्गत नहीं आती। यहां तक ये बात क्लियर हुई कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर पुलिस डिपार्टमेंट एक अलग था, बाद में उन्होंने सोचा हमें एक अलग स्पेशल डिपार्टमेंट बनाना है जिसका काम है स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस जो कमिट हुए हैं उनके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये कानून आपका तब बना था लगभग 80 समथिंग में, बट बाद में अमेंडमेंट कर करके इसका एट द एंड नाम क्या हो गया? 1946। ठीक, अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कभी कभी आपके प्रीलिम्स में ऑब्जेक्ट या एम्स पूछे जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है। तो पहला है टू कॉन्स्टिट्यूट ए स्पेशल पुलिस फोर्स। ठीक है, दिल्ली में स्पेशल पुलिस फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करना, गठित करना, कहां पर? जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, कहां पर? यूनियन टेरिटरीज। पहले यहां पे जो अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट से पहले बात यह करी गई थी कि स्पेशली दिल्ली में जो अपराध हो रहे हैं, जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, सिर्फ उनके रिगार्डिंग में ही इन्वेस्टिगेशन करने की अथॉरिटी स्पेशल पुलिस फोर्स को थी। पर बाद में चल के अमेंडमेंट लाया गया और अमेंडमेंट में यह बोला गया कि हमारी कंट्री के जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पे अगर कोई ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस के रिगार्डिंग में स्पेशल पुलिस फोर्स क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी। पहला आपको ये ऑब्जेक्ट समझ में आया? पहला ऑब्जेक्ट समझ में आया कि हमें स्पेशल पुलिस फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करना है, गठित करना है, जिससे कि हमारे देश की जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर वहां पे कोई ऑफेंस हो रहा है तो उस ऑफेंस के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देंगे। पहला ऑब्जेक्ट क्लियर? बताओ। ठीक, दूसरा क्या है? टू मेक प्रोविजंस फॉर द सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट प्रोविजन। यानी कि कुछ हमें प्रोविजंस भी बनाने हैं जिससे कि हम जो स्पेशल पुलिस फोर्स है जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है उस पर अपनी सुपरिटेंडेंस रख सकें और उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट, राइट। और तीसरा क्या है? थर्ड है हमारा फॉर द एक्सटेंशन टू अदर एरियाज ऑफ द पावर्स एंड jurisdiction of the members of the state forces in regard to the investigation। यानी कि खाली स्पेशल पुलिस फोर्स की जो पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की, वो खाली आपकी यूनियन टेरिटरीज तक लिमिट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरीज से आगे भी जा सकती है। यानी कि अगर कोई ऑफेंस किसी स्टेट में हुआ है तो उस स्टेट में जाके भी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ये पावर, ये ड्यूटीज, ये आपको प्रिविलेजेस इस कानून के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है? एक्सटेंशन टू अदर एरियाज। अदर एरियाज का यहां पे मतलब हो गया स्टेट्स। तो ये इसका तीसरा एंड लास्ट ऑब्जेक्ट था। बताओ, ये ऑब्जेक्ट क्लियर हुए सबको? पहला ऑब्जेक्ट क्या है? हमें कॉन्स्टिट्यूट करना था इस लॉ के रिगार्डिंग में, मतलब इस लॉ के अंतर्गत कि कोई भी हमारा स्पेशल पुलिस फोर्स स्टैब्लिश हो जिसका काम होगा इन्वेस्टिगेशन करना, कौन से ऑफेंस से रिलेटेड? जो यूनियन टेरिटरीज में हो रहे हैं। दूसरा,
इस स्पेशल फोर्स को सुपरिटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें प्रोविजंस बनाने, यानी कि यहाँ पे हमें सेक्शंस बनाने। तीसरा, इनकी पावर को हमें एक्सटेंड करना है, कहां पर, स्टेट्स तक। तो ये 3 इसके ऑब्जेक्ट हैं। एम आई क्लियर? आगे बढ़े, बताओ। पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, ठीक है। इसमें ध्यान क्या देना है, यहां पे ध्यान देना है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत में, पूरे इंडिया पे हमारा ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, ये लागू होता है। अब मैंने यहां पे ना अंडरलाइन किया है, क्यों किया है उसको समझते हैं। हाईलाइट किया है पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 में पहले क्या था कि ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड होगा, लागू होगा, अप्लाई होगा, बट जम्मू कश्मीर को छोड़कर। बट ये बात हमारी हट गई है। कब हटी है? बाय एक्ट नंबर, ये आपको याद करना है क्योंकि यूपीएससी का पेपर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये याद करना है, एक्ट 62 ऑफ 1956, इसके द्वारा ये जो जम्मू कश्मीर था इसको हटा दिया गया है। और अब हमारा ये जो कानून है ये पूरी तरीके से इंडिया पे लागू हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक्ट नंबर 62 ऑफ 1956 को याद करना है, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, ठीक, तो पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट। दूसरा जो सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 1A, जो कि इंटरप्रिटेशन सेक्शन है। ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि अगर कोई भी वर्ड इस एक्ट में दिया गया है पर उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई, कोई भी वर्ड जो इस एक्ट में दिया है पर उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई, उसकी डेफिनेशन कहां है? उसकी डेफिनेशन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में दे रखी है, पर इस एक्ट में नहीं दे रखी। तो यहां पे बोला गया है कि भले ही वो वर्ड यहां दिया है, उसकी डेफिनेशन इस कानून में है, तो हम सेम ही इंटरप्रिटेशन लगाएंगे। जो डेफिनेशन की मीनिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में दे रखा है, हम वो ही मीनिंग उठाकर इस एक्ट में उस वर्ड का मीनिंग रख देंगे, ठीक है। तो अगर कोई वर्ड है जो इस्तेमाल यहां पे किया गया, यूज यहां पे किया गया है, पर उसकी कोई मीनिंग नहीं है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन कहां है? इस एक्ट के अंतर्गत है, तो हम इसी एक्ट की जो डेफिनेशन है उसका जो मीनिंग निकलता है वही मीनिंग हम इस लॉ में रख देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात। चलिए फिर आते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। सेक्शन नंबर 2 क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो हमने अभी प्रियम्बल में पढ़ा, जो हमने अभी लॉन्ग टाइटल में पढ़ा कि हमें स्पेशल पुलिस फोर्स को गठित करना है, कॉन्स्टिट्यूट करना है। अब उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी शक्तियां, उसकी पावर्स कहां दी गई हैं? सेक्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन एनी यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी स्पेशल पुलिस फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करेगी जिससे कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके, कहां पर? यूनियन टेरिटरीज में अगर कोई ऑफेंस हुआ है। सिंपल वही बात बोली गई जो हमने अभी लॉन्ग टाइटल में पढ़ा है, बट डिफरेंस ये है कि कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? ये स्पेशल पुलिस को कॉन्स्टिट्यूट, गठित कौन करेगा? तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का यहां पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो भी मेंबर्स होंगे इस स्पेशल पुलिस फोर्स में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और अरेस्ट से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और अरेस्ट से रिलेटेड उनके पास वो सारी शक्तियां हैं, वो सारी पावर्स हैं जो एक उस एरिया के पुलिस ऑफिसर्स के पास होती है। देखो ऐसा हो सकता है ना, यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, बट उस यूनियन टेरिटरी की अपनी भी तो पुलिस होगी, ठीक है। ऑल्दो यहां पर इस कानून के अंतर्गत जो पुलिस आती है वो कौन सी पुलिस है? स्पेशल पुलिस, यानी कि यहां पे बात करी गई है सीबीआई की, ठीक। तो ये तो हो गई सेंट्रल लेवल पे। सपोज करो यूनियन टेरिटरी है, इसकी भी तो पुलिस होगी। तो यहां पे बोला गया है कि अगर इन केस ये सीबीआई जाकर इस यूनियन टेरिटरी में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो जो शक्तियां इस पुलिस ऑफिसर्स के पास थी वही सेम पावर्स सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाएगी। सिंपल सी बात, ठीक है, समझे आप लोग? जो पावर्स यूनियन टेरिटरी की पुलिस के पास थी, अगर सीबीआई उस यूनियन टेरिटरी में जाके इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो सारी पावर्स, वो सारी प्रिविलेजेस, वो सारी लाइबिलिटीज शिफ्ट हो जाएंगी, कहां से? पुलिस से चली जाएगी सीबीआई के पास। ये बात क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ आप सबको? बताओ।
पॉइंट नंबर सेकंड तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है पूछो। थर्ड पॉइंट में यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे बोला गया है एनी मेंबर ऑफ द सेड पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ और अबव द रैंक ऑफ एसआई, यानी कि यहां पे क्या बोला गया है उसको समझते हैं। यानी कि अगर कोई भी स्पेशल पुलिस फोर्स बनी है, कोई भी अगर स्पेशल पुलिस फोर्स बनी है और इस स्पेशल पुलिस फोर्स के अंदर कोई भी एसआई या एसआई से अबव रैंक का ऑफिसर है, ठीक है, स्पेशल पुलिस फोर्स में कोई सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक का कोई भी ऑफिसर है और वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है दूसरी यूनियन टेरिटरी में, तो यहां पे बोला गया है उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि यहां पे बात करी गई है एसएचओ की, ठीक है। जो एसएचओ के पास पावर्स होती हैं वो ही सेम पावर्स किसको दे दी जाएगी? जो सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का कोई भी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने दूसरी यूनियन टेरिटरी में गया है, ठीक है। और ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को हम क्या बोल देंगे? ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को हम बोल देंगे डीम्ड एसएचओ, यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई यूनियन टेरिटरी की अगर अपनी खुद की पुलिस है तो उनकी पुलिस के पास जो शक्तियां हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, जो उनका प्रिविलेजेस उनको दी जाती है वो शिफ्ट हो जाएगी वहां से, कहां? स्पेशल पुलिस फोर्स के पास जो इन्वेस्टिगेशन करने वहां गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर उस स्पेशल पुलिस फोर्स में कोई भी सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का ऑफिसर है तो उसकी वही सेम पावर होगी जो किसी पुलिस डिपार्टमेंट के एसएचओ के पास होती है। एसएचओ इन शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं, वैसे अगर हम लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक ये बात क्लियर हुई? सेक्शन नंबर 2 तक सबको क्लियर है? एंड एक बात और, ये जो इंटरप्रिटेशन सेक्शन डाला गया है ना, इसको इंसर्ट किया गया है कब? एक्ट नंबर 45 ऑफ 2003, इसको याद कर लेना, ठीक है। सेक्शन नंबर 1A जो इंटरप्रिटेशन सेक्शन की बात करता है, इसको कब डाला गया, इंसर्ट कब किया गया है? एक्ट नंबर 45 ऑफ 2003, ठीक है। और अगर आप ये भी याद कर सकते हो, जैसे अभी मैं बता रहा था बार बार आपको कि जो स्पेशल फोर्स यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो हमने ये कानून बनाया इसके अंदर पुलिस के पास पावर है कि वो यूनियन टेरिटरीज में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया ना यूनियन टेरिटरीज, ये जो वर्ड यूज किया गया है यूनियन टेरिटरीज, इस यूनियन टेरिटरीज की जगह पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली, ये मैंने आपको बताया था, पर बाद में चल के इस दिल्ली को हटा दिया गया है और अब ये बोल दिया कि हर हमारे देश के हर यूनियन टेरिटरीज। तो ये हमें कहां से पता चला? तो ये हमें पता चला पॉइंट नंबर 7 में लिखा है फॉर द स्टेट ऑफ दिल्ली को क्या कर दिया गया था? ओमिट कर दिया गया था। कौन से एक्ट के द्वारा? एक्ट नंबर 26 ऑफ 1952। तो आपको पॉइंट 5, पॉइंट 6 और पॉइंट नंबर 7 को भी याद करके चलना है। यूपीएससी पेपर अगर आ रही है, यू नेवर नो कहां से कौन सा क्वेश्चन पुट कर लिया जाए। यहां तक पॉइंट क्लियर है? सेक्शन नंबर 2 तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब चलते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 बहुत ही सिंपल बात करता है, ये बोलता है कि हमने जो ये कानून बनाया, ये जो एक्ट बनाया, इस एक्ट के अंदर हमने जिस डिपार्टमेंट को शक्तियां दी हैं, कौन सी शक्ति? स्पेशल पावर्स, कि आप यूनियन टेरिटरीज में जाके इन्वेस्टिगेशन करो। अब यहां पे बोला गया कि भाई आप यूनियन टेरिटरीज में जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो कौन से ऑफेंसेस की करोगे? तो यहां पे बोला गया सेक्शन नंबर 3 में कि हम उसी ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिस ऑफेंस के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या करा है? नोटिफिकेशन इशू किया है ऑफिशियल गैजेट में कि सीबीआई हर एक यूनियन टेरिटरी में जाके XYZ नाम के अपराधों का ही इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो सीबीआई के पास सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन की पावर है जिसके बारे में ऑफिशियल गैजेट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। यह बात हमें कहां से पता चली? सेक्शन नंबर 3। सिंपल। चलिए सेक्शन नंबर 4,
सेक्शन नंबर 4 बोलता है सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो स्पेशल पुलिस हमने बनाई है उसके सुपरिटेंडेंस, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई है सेक्शन 4 में। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया है, अगर हम सुपरिटेंडेंस की बात करें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, कौन से ऑफेंस, जो ऑफेंस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर किए गए हैं। ठीक है, यानी कि अगर सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उस सीबीआई पर सुपरिटेंडेंस कौन रखेगा, तो यहां पे लिखा है कमीशन। अब ये कमीशन कौन है, तो यहां पे है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, जो आपका कानून है 2003, वो हमें पढ़ना है, पर पहले हम ये कर लेते हैं, चीजें समझो। अगर कोई भी स्पेशल पुलिस किसी यूनियन टेरिटरी में गई है किसी अपराध की इन्वेस्टिगेशन करने, कौन से ऑफेंस, वो ऑफेंस जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में किए गए हैं, तो वो सीबीआई की सुपरिटेंडेंस कौन करेगा, उन पे देख रेख कौन रखेगा, तो यहां पे सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। प्लीज आप लोग जरा जल्दी कमेंट करें जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर नहीं आ रही तो आप प्लीज कमेंट करके बताओ कि सर समझ में नहीं आया, एटलीस्ट मुझे क्लियर हो जाए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, इस कानून का नाम है। इस कानून के अंदर हमने कौन सी स्पेशल पुलिस को बनाया है, सीबीआई। ठीक है, हमने ये सीबीआई को बनाया जिसको हम स्पेशल पुलिस बोल सकते हैं। अब ये स्पेशल पुलिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4, अगर ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने गई, लेट सपोज कहां गई, चंडीगढ़, चंडीगढ़ हमारी यूनियन टेरिटरी है, याद है या नहीं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कहां करने गई, चंडीगढ़, कौन से ऑफेंस से रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इस एक्ट के अंदर पुलिस क्या करने गई, मतलब सीबीआई क्या करने गई, इन्वेस्टिगेशन करने गई। तो यहां पे बोला गया है कि इस स्टेज पर जो सुपरिटेंडेंस रखेगा, यानी कंट्रोल रखेगा सीबीआई पर, तो वो कौन रखेगा, तो यहां पर है सीवीसी। एक कानून है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इस कानून के अंदर हम कमीशन को नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो अब इस पर जो कंट्रोल होगा वो ये रखेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट आपका बोलता है कि अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने गई पर दूसरे मैटर्स पे, कोई ऐसा मैटर जो इससे अलग है, तो ऐसे में इस पर सुपरिटेंडेंस किसका होगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका होगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। चीजें समझे, अगर सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने किसी यूनियन टेरिटरी गई तो वहां पे कंट्रोल किसका होगा, सुपरिटेंडेंस कौन कर सकता है, कमीशन, जो कि सीवीसी कानून के अंदर आती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के बाद। ठीक, दूसरा पॉइंट बोला है कि इस कानून के अलावा किसी दूसरे मैटर्स पे अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने गई तो उस सीबीआई पे कंट्रोल किसका होगा, सुपरिटेंडेंस करने का अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप मीनिंग क्लियर हुआ होगा आपको। ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों अंतर समझ में आया, पहला डिफरेंस और ये दूसरा डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या है, क्लियर है मिनी, बाकी सब स्टूडेंट्स आपको भी क्लियर है। तो यही बात सेक्शन 4 के फर्स्ट क्लॉज में और सेकंड क्लॉज में लिखी हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, की। ठीक, तो यहां पे बोला गया है कि इस एक्ट के अंदर जो भी स्पेशल पुलिस को हम गठित करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उन पे एडमिनिस्टर कौन करेगा। ये तो एक स्पेशल कैटेगरी की बात करी गई थी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में, कि जब इन्वेस्टिगेशन करने आप दूसरे जुरिस्डिक्शन में जाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लेट सपोज दिल्ली है, ठीक है, तो आपका जुरिस्डिक्शन सिर्फ दिल्ली तक है, बट जब आप यूटी में जाओगे यानी यूनियन टेरिटरी में जाओगे तो आप अपनी जुरिस्डिक्शन को छोड़कर दूसरे एरिया में जाओगे, तो तब आप पे कंट्रोल कौन करेगा, तो वो स्पेशल केस है जहां पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 आपको बताता है। बट ये जनरल रूल बताता है कि जब आप दिल्ली में ही हो, ठीक है, इस कानून के अंदर आप पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा,
तो यहाँ पे बोला गया है भाई आप पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए यानी आप पे कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिस ऑफिसर को अपॉइंट करेगा उसका ये राइट है कि आप पे कंट्रोल करे, आप पे एडमिनिस्ट्रेशन करे। अब ये ऑफिसर कौन है? तो उस ऑफिसर का नाम है डायरेक्टर। ठीक है, उस ऑफिसर का क्या नाम है? डायरेक्टर। सीबीआई में डायरेक्टर होता है तो वो ही, तो उस ऑफिसर का क्या नाम है? डायरेक्टर। ठीक है, और इस डायरेक्टर के पास वो सेम शक्ति है, वो सेम पावर, सेम ड्यूटी, सेम लाइबिलिटीज है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट के आईजी ऑफिसर के पास होती है, जिसको हम बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल। तो जो इंस्पेक्टर जनरल के पास पावर होती है, जो लाइबिलिटीज होती हैं, जो प्रिविलेजेस होती हैं, वो सेम हम डायरेक्टर को भी देते हैं। तो यानी कि डायरेक्टर इक्वल्स टू, तो हम ये बोल सकते हैं डायरेक्टर इन सीबीआई इक्वल्स टू आईजी ऑफ पुलिस। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? एंड देखो ट्राई करते रहो कि क्लास में आप पूरा सेक्शन याद कर लो। पूरा सेक्शन का मतलब पूरा ये कानून। पहले में क्या है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, जिसमें पूरे इंडिया में लागू होता है। दूसरे में क्या है? इंटरप्रिटेशन क्लोज। ठीक है, जो कि आपका एक्ट नंबर 45 और 2003 में आया था, और जिसमें बात करी गई थी कि कोई भी वर्ड जो यहां एक्सप्रेसली बताई गई है पर उसका मीनिंग नहीं दिया गया, मीनिंग कहां दिया गया है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2003 में, तो हम सेम मीनिंग चुरा लेंगे। ठीक है, दूसरा यहां पे जो सेक्शन था, दूसरा सेक्शन क्या बोलता था? दूसरा सेक्शन आपका यहां पे था, जस्ट अ मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर्स, यानी कि कुछ शक्तियां और उनके जो गठित होने की जो पावर है वो यहां पर दी गई थी। ठीक है, तीसरा बात करता है कि कौन से ऑफेंसिस से रिलेटेड आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो वो ऑफेंसिस जो ऑफिशियल गैजेट में बाय नोटिफिकेशन आपको बताए जाते हैं। एंड फोर्थ में सुपरिटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की शक्तियां किसके पास है, तो वो हमने अभी अभी कवर कर लिया। ठीक है, चलो अब चलते हैं सेक्शन नंबर 4A की तरफ। अभी हमने पढ़ा कि सेक्शन नंबर 4 में लिखा था एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर उसके पास होगी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। किसको करता है? जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर। ठीक, अब सेक्शन 4A उसी बारे में बात करता है कि भाई डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए किन किन लोगों की जरूरत पड़ेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आएगा? भाई कोई तो होगा ना जो बताएगा कि भाई आपको हम डायरेक्टर बना रहे हैं, अब आप सीबीआई संभालो। तो यहां पे बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी तो अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर है वो है कमिटी, यानी एक कमिटी बनाई जाएगी। एक कमिटी बनाई जाएगी और वो कमिटी जिस व्यक्ति को बोलेगी कि आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हो, तो उसको हम डायरेक्टर बना देंगे। अब इस कमिटी के अंदर कौन है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले में इस कमिटी का जो चेयरपर्सन है, उस चेयरपर्सन को हम बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जो हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होगा वो होगा इस कमिटी का चेयरपर्सन। राइट, मेंबर कौन कौन है? तो अगर हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा का जो अपोजिशन लीडर है वो हो जाएगा मेंबर। और अगर इन केस अपोजिशन लीडर नहीं है तो जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है लोकसभा की, उसका जो लीडर है फिर वो बन जाएगा मेंबर। समझे? लीडर ऑफ अपोजिशन जिसको लोकसभा ने रिकॉग्नाइज कर रखा है वो मेंबर बनेगा। और अगर ऐसा कोई लीडर नहीं है लोकसभा में, तो लोकसभा का जो सबसे लार्जेस्ट जो पार्टी है, उस लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर है उसको हम मेंबर बना देंगे। ठीक है, तीसरा हमारी कंट्री का सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो मतलब नहीं इन द सेंस कि वो मेंबर नहीं बन रहे हैं, तो सीजीआई जिस सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर देंगे वो जज बन जाएगा मेंबर। तो यहां पे 3 लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, और तीसरा या तो सीजीआई, और अगर सीजीआई नहीं है तो सीजीआई जिस जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट करेंगे वो व्यक्ति बन जाएगा मेंबर। तो एक चेयरपर्सन है और 2 कौन है? 2 है मेंबर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात करता है कि लेट सपोज
लेट सपोज जो हमने कमिटी बनाई, उस कमिटी में 3 लोग हैं। पहला चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। 2 है मेंबर, तो एक मेंबर कौन? लीडर ऑफ अपोजिशन। और तीसरा मेंबर कौन? या तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज जिसको सीजीआई ने नॉमिनेट करें। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो कि ये जो पर्सन है, ये जो मेंबर है, ये भाई साहब हमारे बीमार थे और ये नहीं आ पाए। कब? जब हम डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे थे। ठीक है, जब हम डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे थे उस समय ये जो मेंबर थे, यानी कि हम बात कर लेते हैं तो सीजीआई साहब या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज, ये प्रेजेंट नहीं थे। तो अब बचे कौन? ये 2 लोग। तो इन दोनों लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये जो पर्सन है उसको हम डायरेक्टर बना रहे हैं। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये जो डायरेक्टर हमने अपॉइंट किया, क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड अपॉइंटमेंट है? क्यों? क्योंकि ये भाई साहब तो हमारे एब्सेंट थे। तो क्या इनकी एब्सेंसी में जो हमने अपॉइंटमेंट किया, क्या वो सही है? तो इसका आंसर है यस। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब इनको अपॉइंटमेंट किया गया तो मेंबर एब्सेंट थे, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यही बात आपकी कहां बोली गई है? पॉइंट नंबर 2 में यही बात बोली गई है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आपकी यही बात बोली गई है। चलिए, थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? द कमिटी शैल रिकमेंड ए पैनल ऑफ ऑफिसर्स। अब देखो ऐसा होता है जब भी कोई ऑफिसर को हम डायरेक्टर बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक व्यक्ति आएगा। भाई लिस्ट बन के जाती है। सपोज करो 10 लोगों की लिस्ट बन के गई कि हमें ये अप्रोप्रिएट लग रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। अब उस लिस्ट में से कौन बिल्कुल प्रॉपर है कैंडिडेट जो डायरेक्टर की पोस्ट को होल्ड कर सकता है? तो यहां पे यही बोला गया है, पैनल ऑफ ऑफिसर्स को रिकमेंड करते हैं कौन? कमिटी। अब उसके लिए क्या देखा जाएगा? आपकी सीनियोरिटी। भाई सीनियर होने चाहिए ना, आप काम करते हो, आपको काफी लंबा समय हो गया। आपकी इंटीग्रिटी, ऐसा नहीं है कि आपने पास्ट में जाके बहुत सारे पैसे खाए हैं लोगों से, करप्ट हैं, तो आपकी इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए। आप पे कोई आपके कैरेक्टर पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। ठीक, आपको काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, जो कि एंटी करप्शन केसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो ही ऑफिसर्स को हम डायरेक्टर बनाएंगे जिनका कैरेक्टर अच्छा है, जिनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, और जो सीनियोरिटी लेवल पर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ वो जो ऑफिसर्स होंगे ना, वो आपके आईपीएस कैडर होंगे। ठीक है, वो इंडियन पुलिस सर्विसेज में सर्व करते रहने चाहिए। ठीक है, तो जो रिकमेंड किए जाएंगे किस बेसिस पे किए जाएंगे? सीनियोरिटी, इंटीग्रिटी, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन कौन सा ऑफेंसेस में? एंटी करप्शन केसेस में। और आप आईपीएस कैडर को सर्व कर रहे होंगे, तो उन्हीं व्यक्तियों को क्या बनाया जाएगा? डायरेक्टर। सेक्शन नंबर 4A क्लियर हुआ? बताइए, डाउट है पूछो, वरना आगे बढ़ते हैं। अगर आप में से किसी को डाउट है पूछो, और अगर क्लियर है तो थम्स अप बना दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 4B, जो कि बात करता है टर्म्स और कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ डायरेक्टर। कि डायरेक्टर तो बना दिया, पर उन डायरेक्टर की क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं? ठीक है, कितने टाइम के लिए वो एज अ डायरेक्टर सर्व करेंगे सीबीआई में या इस एक्ट के अंदर? तो यहां पर हम देखते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे ना आपके लिए एक छोटा सा मैंने ट्राई करा, एक इनिशिएटिव खुद ही ले लिया कि आपको इजी पड़ जाए। यहाँ पे क्या बोला गया है? मिनिमम पीरियड, यानी कि जो डायरेक्टर साहब है हमारे, वो कम से कम जो समय अपना एज अ डायरेक्टर बिताएंगे वो होना चाहिए आपका 2 साल। जब से आपने इस वैकेंसी को होल्ड किया है तब से लेकर अगले 2 साल तक तो आपको एज अ डायरेक्टर सर्व करना ही करना है। ये आपका मिनिमम पीरियड है, राइट। अब इस मिनिमम पीरियड को हम फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सर्विस, कि आप अपनी सर्विस में किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके टाइम को हम बढ़ा देंगे, और नहीं कर रहे तो भाई 2 साल रहो और निकलो, हम किसी और को अब डायरेक्टर बना देंगे। ठीक है, अब एक्सटेंड कितना कर सकते हैं? क्या ये बात पहले लिखी थी? नहीं, इसको 2021 में लेकर आया गया है। ये वाली एक्सटेंशन वाली जो बात है ना, 2021 में लाया गया है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले 2 साल रहो चले जाओ, 2 साल रहो चले जाओ। अब इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं।
कितना कर सकते हैं? तो यहां पे लिखा है 1 ईयर एट अ टाइम, यानी एक बारी में 1 साल। तो इसका मतलब ये हुआ 2 साल मिनिमम। 2 साल के बाद हमें लगता है कि हाँ यार अच्छा काम कर रहे हैं भाई साहब, तो 1 साल और बढ़ा दिया। कितने हो गए टोटल? 3 साल। 3 साल के बाद लग रहा है कि नहीं यार इन्होंने तो और अच्छा काम किया है, 1 साल और बढ़ा दो। फिर 1 साल और बढ़ा दिया, कितना हो गया? 4 साल। 4 साल खत्म होने को ही आ रहे थे, फिर हमने सोचा कि नहीं यार ये तो काम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हमने 1 साल और बढ़ा दिया। तो कितने हो गए टोटल? 5 साल। ठीक, तो यहां पे यही बोला गया हम एक एक साल बढ़ा सकते हैं, वो भी एक एक बारी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बारी में हमने 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया कि ये लो जी 2 साल तो आप स्टार्टिंग में मिनिमम आपको सर्व करना था, अब 2 साल और लो। नहीं, 2 साल मिनिमम आपको रहना है, काम अच्छा लगा तो एक एक साल आपका हम बढ़ाते रहेंगे। अब बात आती है भाई कितना, ये एक एक साल क्या चलता ही रहेगा जब तक वो मर नहीं जाए? तो आंसर है मैक्सिमम पीरियड। तो कितना मैक्सिमम पीरियड? 5 साल। एज अ डायरेक्टर आप मैक्सिमम सर्व कर सकते हो 5 इयर्स। 5 इयर्स कब से? जब से आपने वो ऑफिस को पकड़ा, होल्ड किया, वैकेंसी में आपने एंटर करी, यानी कि स्टार्टिंग के 2 साल प्लस आपको 3 बार आपका ये टाइम बढ़ाया गया है, 2 3 4 5। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना सर्व कर सकते हो आप? 5 साल, मिनिमम 2 साल, और एक एक साल का जो टाइम पीरियड है इसको हम एक्सटेंड कराते रहेंगे। ये वाला पॉइंट 2021 में इंसर्ट किया गया था। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट बहुत सिंपल बात करता है, ये बात करता है कि अगर आपको डायरेक्टर का ट्रांसफर करना है तो भाई आपकी मर्जी नहीं है कि एकदम आप कह दोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि भाई आपका ट्रांसफर करें जाओ। नहीं, ट्रांसफर करने के लिए पहले आपको कमिटी से प्रीवियस कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को अपॉइंट किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया या कमिटी ने किया? कमिटी ने किया ना। तो पहले कमिटी की कंसेंट लो, कमिटी ने कंसेंट दे दी तो हम डायरेक्टर का क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 4। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शंस। सेक्शन नंबर 4B। ठीक है, ये किस चीज की बात? सॉरी 4BA, ये कौन किस चीज की बात करता है? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में घुसने की बात करी गई है। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट आपका कहां है? सेक्शन 4BA, और इसको 2014 में इंसर्ट किया गया है। ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये सेक्शन आपका 2014 में, ये सेक्शन आपका 2014 में इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो एक तो आपको 2021 वाला सेक्शन वो याद करना है कि कौन से प्रोविजन 2021 में इंसर्ट किया गया है, और 2014 में सेक्शन 4BA। राइट, चलिए अब पढ़ते हैं यहां पे क्या लिखा है। देयर शैल बी ए डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हेडेड बाय ए डायरेक्टर, यानी कि एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होगा जिसको हेड कौन करेगा? डायरेक्टर। अब ये डायरेक्टर जो हो गया वो कौन होगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक आईएएस ऑफिसर अधिकारी होगा जो कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, जो कि होगा हमारा डायरेक्टर, जो कंट्रोल करेगा डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। समझ गए? कंफ्यूज है तो एक बार मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज ये हमारा डिपार्टमेंट है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसका हेड कौन होगा? तो हेड हमारे होंगे डायरेक्टर। अब ये डायरेक्टर कौन है? ये डायरेक्टर क्या वही है जिसको कमिटी ने नियुक्त किया? नहीं, ये कमिटी वाले नहीं है, ये अलग है। इनकी रैंक कौन हो? इनकी कौन सी रैंक होनी चाहिए? कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, यानी ये आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ये डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक, अब इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हो। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन शैल फंक्शन एंड ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर, यानी कि भाई जो डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है उसके कंट्रोल सुपरविजन में तो काम होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आप स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
थर्ड पॉइंट में लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो यहां पे सीवीसी की बात आ गई। अब बात आई कि सर बार बार सीवीसी की बात क्यों आ रही है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यहां पे क्यों आ रही है? तो वो जब हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि यहां पे क्या बोला गया है, एक हमारा जजमेंट था जिसमें बोला गया था कि यहां पे जो सीबीआई है, यानी कि इस एक्ट की बात करी गई है कि सीबीआई जो है उसको हम इंडिपेंडेंट बनाने की बात कर रहे थे, और इंडिपेंडेंट इस एक्ट के थ्रू वो इंडिपेंडेंट बन गई थी। तो जब हम ये एक्ट पढ़ेंगे ना, हमें और क्लैरिटी आगे देखने को मिलेगी। बस आपको अभी ये समझना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी वो किसके कहने पर, किसके रिकमेंडेशन पे? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही आपके इस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, अब यहां पे इनको कितना मिनिमम पीरियड सर्व करना है? तो यहां पे लिखा है 2 साल। जब से आपने ऑफिस संभाला है तब से आप 2 साल तक, मतलब कम से कम 2 साल तक तो आपको सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, बट सपोज करो 2 साल का जो पीरियड है उससे पहले ही कोई कॉन्ट्ररी ऑर्डर पास हो जाए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं ये डायरेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा, इसको हटाओ, तो क्या ये हटेगा? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यहां पे बोला गया है कि कम से कम इनको जो अपना टाइम पीरियड सर्व करना है एज अ डायरेक्टर वो 2 साल है। बट सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया कि इस डायरेक्टर को हटाओ, ये अच्छा काम नहीं कर रहा, 1 साल देख लिया हमने अच्छा काम नहीं कर रहा, इसको हटाओ, तो क्या वो हटा दिया जाएगा? बताओ, क्या लगता है आपको? मिनी ने बोला है नो, हटाया नहीं जाएगा, कम से कम 2 साल तो सर्व करना पड़ेगा। राइट, मिनी का ये कहना है। बाकी हिमांशु आपका क्या कहना है, क्या लगता है आपको? दिव्या, सपोज करो यही क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, आपको यही एक सिचुएशन बना के दे दी और आपसे पूछ लिया जाए कि आपको क्या लगता है उनको हटाया जाएगा या नहीं, तो यहाँ पे मिनी ने तो बोल दिया कि सर नहीं हटाया जाएगा। देखो यहाँ पे ना उनको हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है notwithstanding anything to the contrary contained in the rules relating to his conditions and services, यानी कि उनकी कंडीशन और उनकी सर्विसेज की जो टर्म्स कंडीशंस हैं उसके जो रूल्स लिखे हुए हैं, अगर उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम कोई कॉन्ट्ररी ऑर्डर पास कर दें कि उनको हटा दिया जाए 2 साल से पहले, तो भाई हटा दिया जाएगा। और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्ररी ऑर्डर पास नहीं होता तो कम से कम उनको 2 साल तो फिर रहना पड़ेगा। वेरी गुड दिव्या, आपने आंसर कर दिया, क्योंकि आंसर आपका यही लिखा हुआ था। ठीक है, आपका आंसर आपके सेक्शन के सामने ही था। बट आई होप मिनी और मीमांशा आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 4C। ठीक है, यहां पे बात करी गई है आपके अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एसपी, जिसको हम सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, या उससे ऊपर के रैंक का ऑफिसर। ठीक है, उनके एक्सटेंशन, उनके टेन्योर, उनके कर्टेलमेंट की यहां पर बात करी गई है। तो यहां पे क्या बोला गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव, ठीक है, एक्सेप्ट डायरेक्टर्स एंड ऑल्सो रिकमेंड देयर एक्सटेंशन, कर्टेलमेंट ऑफ द टेन्योर ऑफ सच ऑफिसर इन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। यानी कि आपके सीबीआई में अगर कोई एसपी बनना है या उससे ऊपर के रैंक का कोई ऑफिसर अपॉइंट करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बट एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे करेगी। अब वो कमिटी कौन है? वो कमिटी वो नहीं है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो अलग है। ठीक है, अब ये कमिटी है, इनके ये चेयरपर्सन, ये मेंबर्स हैं, इन्होंने जिस व्यक्ति को एज अ एसपी सुटेबल समझा वो एक लिस्ट बनाकर किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी।
याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्ट डायरेक्टर, ठीक है। वहां पे यानी कि सीबीआई का डायरेक्टर, उसको अपॉइंट नहीं करना, क्योंकि उसके अपॉइंटमेंट के लिए तो एक अलग से कमेटी बनी हुई है। ये कमेटी है एसपी के लिए या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर के लिए। तो इस कमेटी में कौन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और ये 3 मेंबर्स हैं। जैसे विजिलेंस कमिश्नर हो गया, कोई सेक्रेटरी हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि कहां पे काम कर रहा है, मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री में। दूसरा सेक्रेटरी हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कहां कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में काम कर रहा है, ठीक है। तो 3 मेंबर्स हैं और एक चेयरपर्सन है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और अपनी एक कंसल्टेशन यानी अपनी लिस्ट बनाने के बाद सीधा आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉरवर्ड नहीं करेंगे, पहले आप सीबीआई का जो डायरेक्टर है ना, उसको रिकमेंडेशन भेजोगे, उससे बातचीत करेंगे कि सर हमने ये लिस्ट तैयार करी है, हमें लगता है इन 4 लोगों में से ये एक सूटेबल पर्सन हैं जो एसपी या एसपी से ऊपर के रैंक का ऑफिसर अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो वो डायरेक्टर से आपसे क्या करना पड़ेगा, पहले कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इस लिस्ट में से हमें कौन सूटेबल लगता है जो हम एसपी या एसपी से रैंक का ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। क्लियर है, डाउट तो नहीं है ना किसी को। अब यहां पे क्या करी गई है सेक्शन नंबर 5 में बात एक्सटेंशन की, कि अभी तक तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने कहां जाएगी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। बट आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा, कभी वेस्ट बंगाल चली जाती है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने, कभी उत्तराखंड चली जाती है, कभी सीबीआई यूपी में आ जाती है, कभी आपकी बिहार चली जाती है। तो ये तो सर क्या है, ये तो स्टेट्स हैं, बट स्टेट्स में जाने की पावर भी दी गई है, कहां पर, सेक्शन नंबर 5 में, ठीक है। यानी कि सीबीआई की जो पावर है उसको आप हमने यूनियन टेरिटरीज तक ही लिमिट नहीं कर रखा, हम यूनियन टेरिटरीज के बाहर भी भेज सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो यहां पे क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सटेंड टू एनी एरिया इंक्लूडिंग रेलवे एरियाज इन अ स्टेट नॉट बीइंग द यूनियन टेरिटरी। यानी कि हम उस राज्य में, उस स्टेट में भेजेंगे जो अपने आप में यूनियन टेरिटरी नहीं होना चाहिए। और यहां पे फिर वही बात लिखी है सिंपल सी, कि वो वही फंक्शंस डिस्चार्ज करेंगे जो एक पुलिस ऑफिसर्स वहां पर करते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो आपको यहां पर जो ध्यान देना है वो यही देना है कि कौन से सेक्शन में सीबीआई के पास पावर है कि वो स्टेट में जाके भी अपने ड्यूटीज, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वो है आपका सेक्शन नंबर 5। अगेन यहां पे भी वही पॉइंट दिया जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कि अगर सीबीआई में कोई एसआई एसआई से ऊपर का रैंक का ऑफिसर है तो उसकी वही पावर है जो एक एसएचओ के पास पावर होती है, वो सेम बात यहां पे लिखी गई है, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 5 कंप्लीट। अब यहां पे सेक्शन नंबर 6 में क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 6 बात करता है कि हमने सीबीआई को उठाकर कहां भेज दिया, स्टेट गवर्नमेंट, लेट्स एग्जांपल यूपी में भेज दिया। तो क्या यूपी में घुसते ही सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगी, तो आंसर है नो, आपको उस स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट से पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी कि सर हम ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने हैं, हमें परमिशन दे दी जाए। तो अगर परमिशन दे दी तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। ये कहां लिखी है, ये बात लिखी है आपके सेक्शन नंबर 6 में, ठीक है, ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6A यहां पे लिखा है अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, यानी स्पेशल पुलिस की यहां पे बात करी गई है, शैल नॉट कंडक्ट एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑन ए ऑफेंस committed under Prevention of Corruption Act except with the previous approval of central government where such allegation relates to। पहला तो चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि इस एक्ट के अंदर अंतर्गत, यानी इस एक्ट में आपने ऑफेंस किया,
ठीक, ऑफेंस करा भी तो करा किसने, कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर ने इस एक्ट के अंदर एक अपराध कर दिया है, ठीक है। या फिर ये जो ऑफिसर्स हैं इनको अपॉइंटमेंट दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कहां पर, किसी कॉरपोरेशन में जो एक सेंट्रल एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुई थी, या वो गवर्नमेंट कंपनी है, या वो सोसाइटी है, या वो लोकल अथॉरिटी है जिसको कंट्रोल कर रही है हमारी गवर्नमेंट। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है जिसने एक अपराध किया है, कहां पर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। इस एक्ट में किसी कर्मचारी ने, किसी एम्प्लॉय ने एक अपराध किया है, तो उसके लिए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई को पहले इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसकी कंसेंट चाहिए, सबसे पहले कंसेंट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, भले ही अपराध किया है पर पहले एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से आप क्या ले लो, कंसेंट ले लो। ऐसा आपको याद होगा सीआरपीसी का सेक्शन था, सेक्शन नंबर 197, ठीक है। वहां पे भी क्या बात करी गई थी कि भले ही अपराध किया है किसी पब्लिक सर्वेंट ने, पर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। सेम बात यही लिखी है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर अपराध कर दिया है, तो भाई उनके खिलाफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। पर इस ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा जनरल रूल। इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है हमारा पॉइंट नंबर 2, यानी कि हमें कंसेंट की जरूरत नहीं है किस चीज में, अगर हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी अरेस्ट करने के लिए हमें कंसेंट की जरूरत नहीं है, अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करने के लिए कंसेंट चाहिए, गिरफ्तारी करने के लिए नहीं चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों करा गया, ऐसा इसलिए करा गया, लेट सपोज अगर हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं पर हमें अगर कंसेंट की जरूरत है, तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं क्या पता वो भाग जाए, तो इस चीज से रोकने के लिए कि वो कहीं भाग ना जाए, छुप ना जाए, देश छोड़ के ना चला जाए, तो पहले गिरफ्तार कर लो, अपनी कस्टडी में ले लो, और अगर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करनी है तो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लो। ये हमारा सेक्शन 6 बात करता है, और सेक्शन नंबर 7 हमारा रिपील है, ठीक है। इसको भी एक बार ध्यान से देख लेना, रिपील कहां है, ऑर्डिनेंस 22 ऑफ 1946, जो कि कानून था 1950 का। ये हमारा सेक्शन 7 कंप्लीट। अब ये बताइए, एक्ट समझ में आया, ठीक है। ये अपनी क्लास हो गई, क्लास के बाद आपको आराम से ठंडे दिमाग से एक बार पढ़ लेना है, ज्यादा सेक्शंस नहीं है, 1 घंटे में आप अच्छे से इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। ये तो बात हो गई इस एक्ट की, पर कुछ मिसलेनियस चीजें भी देख लेते हैं, ठीक है। कुछ हम मिसलेनियस चीजें भी देख लेते हैं। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कहां से कैसा क्वेश्चन बन जाए, तो हमें हर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक। चलो अब इनेक्टमेंट डेट देख लेते हैं, पास कब हुआ था ये एक्ट, 19 नवंबर 1946 को, और इसको इन्फोर्स करने की डेट जो है वो है 1 अप्रैल 1947, ठीक है। इसको याद कर लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यूपीएससी इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछती, बट अगेन कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। की ऑब्जेक्टिव्स, अब इस एक्ट के की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो यहां पे पहला है टू क्रिएट सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, यानी कि सेंट्रल लेवल पे एक ऐसी एजेंसी बनाए जो इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक। कौन से केसेस में, करप्शन केसेस में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हैं। भाई ऐसे होते हैं ना, सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ऐसा अधिकारी है जो काफी हाई पोस्ट पर है और वो अपनी पोस्ट का एक एडवांटेज लेना चाह रहा है, मिसयूज करना चाह रहा है कि भाई मुझे ऐसा करो 3 करोड़ रुपए मेरे घर पे भिजवा दो, मैं आपका ये काम करा दूंगा, तो करप्शन तो वो कर रहा है ना। उस ऑफिसर के खिलाफ हमें जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो कौन करेगा, वो सीबीआई करेगी, ठीक है। हैंडल इंटर स्टेट एंड सीरियस क्राइम्स, यानी कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यानी इंटर स्टेट क्राइम्स हो रहे हैं तो उनको हैंडल करना, उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक, ये काम है इस एक्ट के अंदर। प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड सपोर्ट टू स्टेट पुलिस इन कॉम्प्लेक्स केसेस, कभी कभी आपने देखा होगा
कि पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, यानी किसी स्टेट में कोई ऑफेंस हुआ, उस स्टेट की पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी। जब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस केस में हो क्या रहा है, कुछ भी दिमाग में नहीं घुस रहा, तो अब आएगी आपकी सीबीआई। सीबीआई ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस में आती है क्योंकि वो क्या होते हैं, वो टेक्निकली एक्सपर्टीज रखते हैं ऐसे केसेस से। ठीक है, तो ये आपके की ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक बार पढ़ लेना, या रटने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ने से ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में चीजें रहेंगी। तो अगर आपको एमसीक्यूज में कोई ऑप्शन दिख जाता है तो आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं। सेकंड, पावर्स ऑफ डीएसपीई या सीबीआई बोल सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर दी सेम एज पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, सीआरपीसी या बीएनएसएस में जो पुलिस ऑफिसर्स के पास शक्ति है वो सेम है जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के पास इस एक्ट के अंदर है। कैन अरेस्ट, इंटेरोगेट, प्रोसिक्यूट विद परमिशन। परमिशन के साथ साथ आप अरेस्ट भी कर सकते हो, बट सॉरी, यहाँ पे अरेस्ट के लिए तो परमिशन नहीं चाहिए, पर हाँ इंटेरोगेशन के लिए और इंक्वायरी के लिए आपको परमिशन चाहिए। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। थर्ड पॉइंट है, प्रोसिक्यूशन रिक्वायर्स प्रायर सेक्शन अंडर सेक्शन 197 सीआरपीसी एंड सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जैसे यहाँ पे अभी बोला गया था ना, मैंने बताया था कि भाई इंक्वायरी करने के लिए आपको सेक्शन 197 सीआरपीसी याद होगा, तो यहाँ पे यही बोला गया है। ऐसे ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेक्शन 19 में भी यही सेम बात बोली गई है। ठीक, इंपॉर्टेंट केस लॉज। अब केस लॉज थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ध्यान से एक बार देखेंगे। पहला केस है सीबीआई वर्सेस राजेश गांधी 1996 में। इसमें क्या बोला गया था कि सीबीआई कैन नॉट रजिस्टर एन एफआईआर और स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन इन अ स्टेट विदाउट इट्स कंसेंट। यानी कि अगर आप किसी स्टेट में जा रहे हो, इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हो, तो नहीं कर सकते जब तक उस राज्य की, उस स्टेट की गवर्नमेंट आपको सहमति दे दे। ठीक है, पहले स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए, तभी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। केस का नाम सीबीआई वर्सेस राजेश गांधी। दूसरा है विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। यहां पे क्या बोला गया है, मेजर जुडिशियल रिफॉर्म्स फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ सीबीआई लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सीबीसी। यानी कि सीबीआई की जो इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रखने के लिए, उनको वो स्वतंत्रता देने के लिए इस केस का महत्व है। जुडिशियल ने अपना हस्तक्षेप, अपनी इंटरफेरेंस करी थी, जिससे क्या हुआ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नियुक्त यानी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंडिपेंडेंस ऑफ सीबीआई कौन से जजमेंट के थ्रू आई थी, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर सीवीसी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर विच, थ्रू विच जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो आपका ये केस है। ठीक है, तीसरा, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, 2010 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स कैन डायरेक्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इवन विदाउट स्टेट कंसेंट अंडर आर्टिकल 226 एंड 32। यानी कि आर्टिकल 226 और 32 में हमारे पास पावर है, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और ऐसे में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बिना स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से ये ऑर्डर पास कर सकती है कि सीबीआई वहां जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, उनको किसी कंसेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये केस है, इसको याद रखना। अब आपसे पूछा जा सकता है कि केस्ड पैरेट, सीबीआई को केस्ड पैरेट किस केस के थ्रू बोला गया है, तो केस आपका 2013 का केस है, कॉल ब्लॉक एलोकेशन केस। इस केस के थ्रू सीबीआई को केस्ड पैरेट बोला गया था। यानी कि कहीं ना कहीं ये बोला गया था कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे नाचती है। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा बातें और देख लेते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। सीबीआई या हम बात करें दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में कोई बात करी गई है, तो आंसर है नो, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल और इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये अपनी जो शक्तियां हैं, अपनी जो पावर्स हैं, वो कहां से लेती हैं, कौन, सीबीआई। तो भाई हम जो कानून पढ़ रहे हैं वहीं से लेगी ना, तो डीएसपीई से ये अपनी पावर लेते हैं। और इस पावर की बात अपनी आर्टिकल 372 में भी करी गई है। ठीक है, नेचर की बात कर लेते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेशन है, यानी कि केंद्र गवर्नमेंट का ये कानून है। इट रेस्पेक्ट्स द फेडरल नेचर, और कहीं ना कहीं ये फेडरल नेचर का भी काम, फेडरल नेचर भी शो करती है। ठीक है, दूसरा, इट रिक्वायर्स स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट टू अवॉइड वायलेशन ऑफ एंट्री टू अंडर लिस्ट सेकंड ऑफ दिस 7th शेड्यूल। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट की जरूरत है, जिससे कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, जो कि हमारे 7th शेड्यूल के लिस्ट सेकंड में बात करी गई है। ठीक है, लिस्ट सेकंड क्या है हमारा, स्टेट लिस्ट।
ठीक है। तो स्टेट लिस्ट है तो स्टेट में जा रहे हो तो भाई कंसेंट की तो जरूरत है ना, वरना क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उस कॉन्फ्लिक्ट के बचने की वजह से ही हमें क्या चाहिए, कंसेंट की आवश्यकता पड़ी। अब देखो यहाँ पे ना टाइप्स ऑफ कंसेंट की बात करी गई, एक है जनरल कंसेंट, एक है स्पेशल कंसेंट। और ये जनरल कंसेंट हम ले भी सकते हैं। जनरल कंसेंट मतलब हो गई कि एक ही केस से रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स हैं। अब हर एक मैटर के लिए थोड़ी ना बार बार कंसेंट लेंगे, मैटर एक बट उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन हो रखा है। जैसा होता है ना कि एक पॉइंट है, एक बड़ा सा केस है, उसके अंदर बहुत सारे मैटर्स हैं, तो हर मैटर के लिए हमें कंसेंट की जरूरत नहीं है। बड़े मैटर के लिए कंसेंट मिल गई, इट मींस ऑटोमेटिकली हमें और केसेस के और मैटर्स की भी कंसेंट मिल गई। ये होता है जनरल कंसेंट। स्पेशल कंसेंट होता है कि हर एक मैटर की हमें अलग अलग कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। और विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट हैव बीन यूज्ड बाय स्टेट्स एज पॉलिटिकल टूल्स टू लिमिट सीबीआई। यहां पे बोला गया है कि जनरल कंसेंट को हम वापस भी ले सकते हैं, जिससे कि पॉलिटिकल ओवररीच जो की जाती है सीबीआई के माध्यम से, सीबीआई के थ्रू, वो कम करी जा सके, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये बात है कि यूपी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हम अपनी कंसेंट नहीं देंगे, हम अपनी जनरल कंसेंट नहीं देंगे, आपको स्पेशल कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे बात करी गई कि रिलेशनशिप विद अदर लॉज, जैसे सीआरपीसी में हमने पढ़ लिया अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस कलेक्शन, यानी कि प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा। जो सीआरपीसी में प्रोसीजर है, प्रोसीजर तो सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कि केसेस को किस तरीके से हैंडल किया जाए, वो इस एक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। सीबीसी एक्ट में जो बातें लिखी हैं, सीबीआई उस बात का भी ध्यान देगी। लास्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर, ठीक। यहां पे क्या लिखा है, अर्लियर गवर्न बाय एग्जीक्यूटिव रूल्स बट लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2030 सीबीआई डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय हाई पावर्ड कमिटी। देखिए पहले क्या होता था, जो सीबीआई का डायरेक्टर होता था ना, वो अपने अलग ही रूल्स थे, उनके एग्जीक्यूटिव रूल्स के अकॉर्डिंग ही उसका अपॉइंटमेंट होता था। बट 2013 का जो लोकपाल और लोकायुक्त जो एक्ट आया 2013, उसने साफ साफ बोल दिया है कि भैया एक कमेटी गठित होगी, उस कमेटी में ये मेंबर्स होंगे और ये डिसाइड करेंगे कौन डायरेक्टर होगा कौन नहीं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। कोई मुझे सेक्शन नंबर बताएगा ये चीज हमने कहां पढ़ी? अब देखो यहां पे लिखा है, क्वेश्चन है कि क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है विदाउट स्टेट कंसेंट? तो आंसर क्या है, कर सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने आर्टिकल 32 या 226 के अंदर अपनी कंसेंट दे दी, ठीक है। और ये थोड़ा हमारा स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है, वापस कर लिया है। क्योंकि होता क्या है ना, सीबीआई को अगर आप अपनी जनरल कंसेंट दे रहे हो तो आप पहले बता देते हो कि भाई ऐसे ऐसे केसेस में ना आप आ जाओ, आपको बार बार कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर स्टेट को लगता है कि भाई इस जनरल कंसेंट की वजह से आप बार बार हम पे ओवर रीच कर रहे हो, हमारे काम में इंटरफेरेंस कर रहे हो, तो हम अपनी जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन सी स्टेट्स हैं? तो यहाँ पे स्टेट्स का नाम है, वेस्ट बंगाल ने ले लिया, अभी आपको याद होगा, ठीक है, वो रेप केस हुआ था। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इस स्टेट को एक बार याद कर लेना, देख लेना, ठीक है, इन केस आ जाए। सो दैट्स इट, ठीक है, ये हमारा एक्ट हो गया। मिसलेनियस टॉपिक्स भी हमने कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। वेरी गुड दिव्या, मिनी, क्या बात, साथ के साथ आपने ये एक्ट याद कर लिया, वेरी गुड। अब ये बताओ, किसी को कोई डाउट है इस एक्ट से रिलेटेड या कोई दूसरा भी, कोई भी मिसलेनियस टॉपिक, मतलब मिसलेनियस टॉपिक इन द सेंस दिल्ली एपीपी से रिलेटेड?